आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तराखंड प्राइम में और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देहरादून से है। पूर्व सीएम हरीश रावत का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने ट्वीट किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे गलती हुई। हरीश रावत ने ये कहा, चुनाव मेरे नेतृत्व में नहीं बल्कि अगुवाई में लड़ा जाएगा। मेरा नेतृत्व शब्द से अहंकार झलकता है। हरीश रावत ने ये कहा, मैं अपने उस घमंडपूर्ण उद्बोधन के लिए क्षमा चाहता हूं। हरीश रावत ने ट्वीट किया है और फिर स्पष्टीकरण दिया है, मेरे मुंह से वो शब्द शोभाजनक नहीं है। उन्होंने कहा कि नेतृत्व जो शब्द का इस्तेमाल किया था उसमें अहंकार झलकता है, नेतृत्व नहीं बल्कि मेरी अगुवाई में 2022 का चुनाव कांग्रेस लड़ रही है, ये उन्होंने कहा है। अब इसी पर ब्यूरो चीफ अजीत राठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, अब ये ट्वीट करके सफाई देनी पड़ रही है हरीश रावत को, इसके भी अपने मायने हैं चुनाव से पहले। दीपा, देखिए, इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। पिछले सप्ताह जो कांग्रेस की अंदरूनी जो लड़ाई थी, जो दिल्ली पहुंची थी, तो वो इनफाइटिंग थी कांग्रेस की हरीश रावत वर्सेस अदर्स। तो वो अदर्स में प्रीतम सिंह और प्रदेश प्रभारी थे। दिल्ली में बैठकें लगी, पंचायतें हुई, राहुल गांधी के साथ बैठक हुई। तो जिस तरह से हरीश रावत वहां से स्वागत करवाते हुए, रोड शो के माध्यम से रोड शो करते हुए, हरिद्वार में गंगा आरती करते हुए, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, जुलूस, आतिशबाजी, जिस तरह से वो देहरादून आए थे, तो मतलब कांग्रेसी और लोगों को भी लग रहा था कि क्या हरीश रावत किस पर विजय प्राप्त करके यहाँ आ रहे हैं। तो उनकी जो विजयी मुद्रा थी, उन पर मतलब लोग सवाल उठा रहे थे, क्या ये अपनों को जीत कर आए हैं या विरोधियों को जीत कर आए हैं, तो ये समझ में नहीं आ रहा था। फिर जैसे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने नेतृत्व शब्द का प्रयोग किया। हालांकि ये राजनीतिक विश्लेषक या पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी वर्ग ज्यादा अच्छे से बता सकता है कि नेतृत्व और अगुवाई में क्या फर्क होता है। अगुवाई भी मुझे लगता है कि नेतृत्व ही होता होगा, लेकिन फिर भी जो रोड शो, गंगा आरती और आतिशबाजी, ढोल दमाओ, खुली गाड़ी में छत से खड़े हो जाना, ढोल बजाना, यहाँ पर आतिशबाजी करना और ये सब चीजें करना, तो हरीश रावत को कहीं ना कहीं ये सब चीजें इनपुट रात में मिल गया था कि ये ऐसा हो गया है कि जैसे आप अपनी ही पार्टी के नेताओं पर विजय प्राप्त करके यहाँ आ रहे हो और इससे कांग्रेस की कलह और सामने आ है। तो इसीलिए हरीश रावत ने ठीक है जी, ठीक है। अभी पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। अब नेतृत्व और अगुवाई में अंतर क्या है ये समझने की कोशिश हो रही है, जिसको लेकर सफाई दी है हरीश रावत ने। हरक सिंह रावत को मनाने में सीएम पुष्कर सिंह धामी कामयाब हो गए हैं। सीएम धामी ने कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बनवाने का आश्वासन दिया, साथ ही मेडिकल कॉलेज के लिए 25 करोड़ रुपए देने की बात भी कही है, जिसके बाद हरक सिंह रावत की नाराजगी दूर हो गई है। आपको बता दें कि शनिवार देर शाम हरक सिंह रावत सीएम आवास पर पहुंचे थे, जहां हरक सिंह रावत की सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात हुई और इस दौरान उनके साथ प्रदेश के मंत्री धन सिंह रावत, विधायक उमेश शर्मा काऊ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी वहां पर मौजूद रहे। इस दौरान हरक सिंह रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को अपना छोटा भाई भी बताया। और आप ये भी जान लीजिए कि शुक्रवार रात हरक सिंह रावत कैबिनेट बैठक से नाराज होकर के निकल गए थे, जिसके बाद 24 घंटे के बाद उनको मना लिया गया है और पुष्कर सिंह धामी ने आश्वस्त उनको किया है कि जो आपकी मांगे हैं उन पर जल्दी से जल्दी काम होगा, कोटद्वार मेडिकल कॉलेज बनेगा। भाई मेरे छोटे भाई हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह चाहे युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, अनुसूचित जाति के लिए हो, पर्वत क्षेत्र के दूर दराज के गांव के लिए हो, जिस तरह वो काम कर रहे हैं, मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। और पुष्कर भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए, ये मेरा आशीर्वाद अपने छोटे भाई के साथ है। हमेशा जिस तरह हमेशा उन्होंने मेरे साथ किया है, चाहे मेरा बुरा वक्त, जब भी मेरा बुरा वक्त रहा है, एक भाई के नाते, चाहे मैं कांग्रेस में था, चाहे मैं भाजपा में था, हमेशा एक छोटे भाई के रूप में हमेशा उन्होंने मेरे साथ दिया है। मैं उस चीज़ को कभी नहीं भूल सकता हूँ। सीएम पुष्कर सिंह धामी और हरक सिंह की मुलाकात के दौरान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सीएम धामी और हरक सिंह रावत दोनों ही जोर जोर से हंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको भी ये वीडियो हम दिखाते हैं। मीठा लगवा दो, मीठा 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 लगवा दो। पूरा भरोसा है, मेरा छोटा भाई
जैसे ईमानदारी के साथ, चाहे विपक्ष के लोग, चाहे हमारे कुछ भी लोग, मीडिया के लोग, उन पर कोई भी आरोप लगाए, लेकिन मैं पिछले 30-35 साल के राजनीतिक अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, जिस तरह निष्पक्ष और जिसका हृदय एक तरह से करुणा से भरा है, जिसका हृदय, जिसके अंदर दिल में दया है, पहली बार प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जिसके अंदर मानवता है, जिसके अंदर दया है, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। इस वीडियो पर अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस वीडियो के मायने हैं क्या? भाजपा इस वीडियो के जरिए क्या जताना चाहती है? क्या हरक सिंह और भाजपा सरकार के बीच जो नाराजगी थी वो दूर हो गई है? क्या इस वीडियो के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है? अगर ऐसा है तो फिर भाजपा को ये सब कुछ करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? सवाल ये भी, अगर सब कुछ ठीक था तो फिर इस तरह की वीडियो का सहारा ही क्यों लिया जा रहा है? कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। मतलब साफ है कि हरक सिंह भाजपा संगठन से बहुत नाराज थे। केंद्रीय नेताओं की दखल के बाद किसी तरह से हरक को मना लिया गया, वरना चुनाव से पहले भाजपा में बहुत कुछ बड़ा होने वाला था। अब जिस तरीके से इस वीडियो का सहारा लिया गया है, कई तरह की बातें हो रही हैं। इसी पर ब्यूरो चीफ अजीत राठी जी लगातार बने हुए हैं। अजीत जी, अब ये वीडियो जब से सोशल मीडिया पर आया है तब से लगातार तरह तरह की बातें भी हो रही हैं। अब इसके मायने हैं क्या? आप बेहतर बता पाएंगे, समझा पाएंगे? दीपा, देखिए, एक तो चीज मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि ये खाली सोशल मीडिया पर वायरल ही नहीं है। मुख्यमंत्री आवास से इनके तमाम वीडियो जारी किए गए हैं रात में। एक बात। दूसरा ये है कि दीपा, अगर हम इसको पूरे घटनाक्रम को गौर से देखते हैं, उसी पॉलिटिकल मूवी की तरह है जो कोई राजनीति पर कोई फिल्म बनी होती है जिसकी बहुत धमाकेदार शुरुआत होती है और इंटरवल के बाद उसकी पटकथा दम तोड़ देती है और दर्शकों को बांधे रखने में नाकाम साबित हो जाती है। तो हरक सिंह रावत का धामी चालीसा पढ़ना और ये 24 घंटे पहले वो पूरी सरकार को, भाजपा को ठोकर में रखना, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं रखते। एकदम विद्रोही हो जाना और फिर धामी चालीसा पढ़ने लग जाना, तो ये हरक सिंह रावत का जो ओरिजिनल कैरेक्टर है उसको भी थोड़ा सा संदिग्ध कर रहा है। दूसरी बात, जैसा आप देख रहे होंगे, हरक सिंह रावत जिस तरह से उस वीडियो में बोल रहे हैं कि मेरे 30 साल पुराने संबंध है, 35 साल के मुख्यमंत्री हैं और 30 साल पुराने हरक सिंह रावत के संबंध कैसे हो सकते हैं? क्या 17 साल के धामी से उनकी मित्रता थी जब धामी 17 साल के थे? ऐसी उन्होंने इस वीडियो में कई बात बोली है। तो इस वीडियो को देखकर राजनीतिक विश्लेषक तमाम ये अटकलें लगा रहे हैं कि या तो ये बहुत प्रेशर में दिया गया वीडियो है और या फिर हरक सिंह रावत बहुत ही, मतलब साउंड माइंड उस समय नहीं रहे होंगे जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा होगा। तो इसमें तमाम ऐसी बातें हैं, तमाम ऐसी बाइट्स हैं। तो ये और खिलखिला कर हंसना, जरूरत से ज्यादा खुश दिखना, तो मतलब कोई कॉमन आदमी भी, कोई लेमैन भी सब चीजों पर सवाल उठा सकता है। ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ये बहुत सिंपल सामने एक रखी हुई एक पिक्चर है जिसमें सब कुछ दिख रहा है। हरक सिंह रावत को लोग कह रहे हैं कि वो दबाव में थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया। और पुष्कर सिंह धामी के साथ ये रात्रि भोज का वीडियो है। उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री के आवास के बाहर आकर जो मीडिया कर्मियों से बातचीत की है, उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी झलक मिली है कि वो साधारण परिस्थितियों में नहीं हो सकती। उसमें उसको भी लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि कोटद्वार के जिस मेडिकल कॉलेज को लेकर के जो ये हंगामा पिछले 2 दिन से हो रहा था, वो मेडिकल कॉलेज सरकार ने घोषणा की है। अभी लिखित में कोई गवर्नमेंट ऑर्डर जारी नहीं हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है कि उसको हम बना देंगे और उसी पर जद्दोजहद चल रही थी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में शुरुआती दौर में, जैसे मैंने अभी बताया कि किसी एक मूवी में हीरो की शानदार शुरुआत होती है और उसका अंत बहुत ही, मतलब टिकट खिड़की पर दम तोड़ने जैसी मूवी। ठीक है अजीत जी, क्योंकि जो कुछ भी इसमें दिखाई दे रहा है ये किसी मूवी की स्क्रिप्ट की तरह ही दिखाई पड़ता है और तमाम बातें भी हो रही है। इस वीडियो के पीछे के मायने क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्या कारण है, जैसा दिख रहा है वैसा ही है कि या फिर अंदर कुछ और चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अजीत जी, हमसे जुड़ने के लिए भी और जानकारी विस्तार से देने के लिए। एक बार फिर से दर्शकों को सुनवाते हैं किस तरीके से खिलखिलाते हुए दोनों ही दिखाई दे रहे हैं, सुनिए। सीएम आवास पर हरक सिंह रावत और सीएम पुष्कर सिंह धामी के बीच हुई मुलाकात के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी वहां पर मौजूद थे। बैठक के बाद जब दोनों ही बाहर निकले तो क्या कुछ कहा, सुनाते आपको। बैठक नहीं थी, सब लोग आपस में एक बैठे थे, बातचीत ऐसे ही चर्चा में आई। हरक सिंह रावत जी का ना कुछ हुआ, कल जिस तरह मीडिया में चला उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। हरक सिंह रावत जी बिल्कुल एकदम ठीक है
थोड़ा अपने क्षेत्र को लेकर उन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए कहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, कल वो लगातार विरोध जताकर नाराज होकर गए, आज क्या स्थिति है? क्योंकि आज तमाम दिग्गज अंदर बैठे हैं। ना कल विरोध किया ना आज किया, नाराजगी दूर हो गई? नहीं, कोई नाराजगी नहीं। सिंह जी नजर नहीं आए, अब क्या बात हुई? मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, क्या कुछ हुआ? देखिए, मैंने कल भी कहा, आज भी कहा, फिर अभी भी कह रहा हूँ कि डॉक्टर हरक सिंह रावत जी हमारे सीनियर मंत्री हैं, हमारे बड़े भाई हैं और कोई नाराजी नहीं है। और उन्हें जो कल अपने क्षेत्र के लिए मेडिकल कॉलेज की बात की थी, कल ही मुख्यमंत्री जी ने उस कॉलेज का अनुमोदन कर दिया था, कहीं से कहीं तक कोई नाराजगी नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देहरादून पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा आज पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ मीटिंग करने वाले हैं। इस दौरान जेपी नड्डा 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार मंथन करेंगे और चुनाव समितियों के पदाधिकारियों के साथ भी जेपी नड्डा की बैक टू बैक मीटिंग होंगी, ऐसा कहा जा रहा है। वहां पर पहुंच चुके हैं, उनका जोरदार स्वागत भी वहां पर हुआ। अब बैठकों का दौर वहां पर चलेगा सिलसिलेवार तरीके से। जो चुनाव प्रबंधन समितियां हैं उनके पदाधिकारियों के साथ भी मीटिंग करेंगे, फीडबैक लेंगे, क्या स्थिति वहां पर है इसको भांपने की कोशिश करेंगे नड्डा। मुझे खुशी है कि लगभग 3.5 लाख बूथ पर प्रति माह लोग मन की बात को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन अभी मंजिल लंबी है। हमारे यहाँ जो घरों में बैठ करके तो देख रहे हैं, लेकिन सामूहिक रूप से बाहर देखने की संख्या को हमको इस अप्रैल तक 5 लाख बूथ तक ले जाना है और ये हमारा टारगेट है, इसको हम पूरा कर रहे हैं। तो हमको इस दृष्टि से आगे बढ़ने की जरूरत है और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग जो प्रदेश के कोने कोने से आए हैं, सभी लोग अपने बूथ पर अगले महीने होने वाले मन की बात को सामूहिक रूप से हर एक बूथ पर देखेंगे। इस बात की भी हमको कोशिश करनी चाहिए। आप लोगों के साथ दिन भर रहने वाला हूँ, पार्टी की गतिविधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप लोगों का मुझे पूरा सहयोग मिलेगा, ऐसा मुझे आशा है। मन की बात को अपने कार्यकर्ताओं में सामूहिक रूप से मनाने का कार्यक्रम हम लोगों ने लिया है। अगले महीने जब मन की बात आएगी तो हम सब लोग इसको 100% पूरा करेंगे, ये मैं निवेदन करता हूँ। चले इसी पर अधिक जानकारियों के साथ देहरादून से हमारे साथी रवि केंतुरा जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। रवि, वहां पर पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा, उनको हम सुन भी रहे थे, तमाम बातों का जिक्र उन्होंने भी किया। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है क्या वहां पर? जी बिल्कुल दीपा, देखिए पहले दौर की बैठक जो है शुरू हो चुकी है और आज बहुत महत्वपूर्ण है। जयप्रकाश नड्डा आज देहरादून में है और यहाँ पर जो गढ़वाल की 41 विधानसभाएं हैं उनकी बैठकें जेपी नड्डा ले रहे हैं। और जो पहली बैठक है उसमें टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पौड़ी, इन 4 जनपदों से तमाम जिलाधिकारी भाजपा के यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा पार्टी विस्तारक मौजूद हैं और तमाम जो और कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी बैठक चल रही है। चुनाव से पहले बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि आज कुमाऊं की विधानसभा इसमें शामिल नहीं की गई हैं। गढ़वाल की जो 41 विधानसभाएं हैं उनका 2 सेगमेंट में यहाँ पर बैठक होगी। पहले के जो गढ़वाल के मैंने जिले बताए, उसके बाद देहरादून और हरिद्वार, इन 2 जिलों के जिलाध्यक्ष और तमाम और जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में आज जो टिकटों के आवंटन को लेकर चर्चा है वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और ऐसे में जो जिलाध्यक्ष हैं और जो पार्टी विस्तारक हैं उनसे फीडबैक ली जा रही है कि जो यहाँ पर इस वक्त भाजपा के इन सीटों पर सिटिंग विधायक हैं उनकी क्या फीडबैक है और इसके साथ ही अब आगे जब टिकट आवंटन होगा तो किन लोगों को टिकट दिया जाना है। ये भी माना जा रहा है कि इस वक्त प्रदेश में तकरीबन 20 ऐसे सिटिंग विधायक हैं भाजपा के जिनका टिकट काटा जा सकता है। तो ऐसे में वो कौन से विधायक होंगे और उनकी क्या छवि है, इसको लेकर भी मंथन चल रहा है। हालांकि इससे पहले अगर बात करें तो भाजपा इसको लेकर भी एक इंटरनल सर्वे करा चुकी है और कई विधानसभाओं पर इस तरीके की स्थिति भाजपा के बीच इस वक्त बन रही है। लेकिन जिस तरीके से जो सिटिंग विधायक हैं उनको टिकट कटने की बात होती है तो पदाधिकारियों से बैठक वो करेंगे, फीडबैक लेंगे। लेकिन हाल ही में जो घटनाक्रम वहां पर हुआ, जो सियासी भूचाल बीजेपी में आया, हरक सिंह रावत नाराज हुए, उसके बाद हालांकि खबर तो ये मिल रही है कि वो मना लिए गए हैं, मान गए हैं, लेकिन उनसे भी क्या कोई अलग से बैठक करेंगे नड्डा साहब? देखिए फिलहाल जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उसमें तो इस तरीके का कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जब आप जेपी नड्डा जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो एयरपोर्ट पर हरक सिंह रावत उनके स्वागत करते हुए दिखाई दिए हैं और ऐसे में ये माना जा रहा है कि सब कुछ अब पार्टी के भीतर ठीक है और उनकी मुलाकात भी वहाँ पर हुई है। उनके स्वागत में हरक सिंह रावत वहाँ पर पहुँचे थे और ऐसे में जिस तरीके से पूरा सियासी घटनाक्रम रहा है उस बीच उनकी कुछ इंटरनल बातें हो सकती हैं। इसको लेकर अभी फिलहाल सुगबुगाहट ज़रूर है। लेकिन फिलहाल की जो आज की बैठकें 2 सेगमेंट में होनी है। जो गढ़वाल की 41 विधानसभाओं को लेकर इस पर
फोकस किया गया है, जो सार्वजनिक जो भाजपा का आज का कार्यक्रम है। लेकिन इसी बीच किस तरीके की सुगबुगाहट रहेगी उस पर भी हमारी नजर रहेगी कि क्या कुछ बातचीत इस बीच भी होती है। लेकिन अभी एक निजी होटल में जेपी नड्डा इस बैठक को शुरू कर चुके हैं और पहाड़ी जो 4 जिले हैं गढ़वाल के, उनके जिला अध्यक्षों के साथ और पार्टी विस्तारकों के साथ अभी ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। अब ये तो बहुत अहम है कि बैठकों की शुरुआत चुनाव को लेकर वहां पर शुरू कर दी गई है, लेकिन क्या हरक सिंह रावत से भी मुलाकात उनकी होगी? अलग से बैठक अलग से वो लेंगे, जानकारी लेंगे, इस पर भी लगातार नजर रखेगा। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते रानीखेत से खबर है। रानीखेत में भाजपा की विजय संकल्प रैली में कार्यकर्ता उत्साह में दिखाई दिए। इस दौरान जनसभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा नेता प्रमोद नैनवाल ने जनसभा को संबोधित किया। यहाँ पर भारी संख्या में हमारे इस कार्यक्रम में, इस बुलावे पर यहाँ पर आए हैं। मैं उनका सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और हमारे बीच में वो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यहाँ पर आए हैं, जिनके आशीर्वाद से आज हम सब लोग स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप दीर्घायु हों, आप स्वस्थ रहें और आपका आशीर्वाद हमें लंबे समय तक मिलता रहे। अब मौसम का हाल आपको बताते हैं। केदारनाथ धाम में मौसम का मिजाज बदल गया है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी हुई। बर्फबारी की वजह से धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित हुए हैं। तस्वीरें भी वहां की आपको हम दिखा रहे हैं। उधर बर्फबारी के बाद केदारनाथ में सर्दी बढ़ गई है, जिस वजह से मजदूरों को काम करना मुश्किल हो गया है। वहां पर जो मजदूर अभी भी लगातार डटे हुए थे, उनके लिए सर्दी बढ़ने के बाद परेशानियां भी बढ़ गई हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, बर्फबारी वहां पर लगातार दूर दूर तक आप देखिए बर्फ की चादर आपको दिखाई देगी। उधम सिंह नगर में ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बार ठगों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को अपना निशाना बनाया। अज्ञात शख्स ने फर्जी चेक के जरिए 5,79,300 रुपए निकाल लिए। जैसे ही विभाग को इस बात की जानकारी मिली तो हड़कंप मच गया। अब सीएमओ ने इसे लेकर थाना पंतनगर को तहरीर दी है। ये एक BADP का खाता होता है जो सीमांत क्षेत्र को सरकार की तरफ से मदद मिलती है। उसमें से सूचना प्राप्त हुई थी कि 5,79,000 रुपीज़ निकल गए हैं। तो हमने उसी टाइम CDO सर को इन्फॉर्म कर लिया था और बैंक में भी बता दिया था और एक तहरीर थाने में भी दे दी थी। तो उसमें ऐसा है कि वो उन लोगों ने शायद डुप्लीकेट चेक बना के पैसा निकाल दिया है। बैंक वाले कह रहे हैं कि वो झारखंड के कोई गिरोह शायद ये काम कर रहा है, क्योंकि ओरिजिनल चेक बुक तो हमारे पास उस नंबर की, जिस नंबर की चेक बुक उन्होंने यूज़ कर रखी है, वो हमारे पास पड़ी हुई आज भी।